कुर्सियां तो भर गई पर हालात नहीं बदले। वादों की गूंज रही मगर दिन अब भी है धुंधले। ये है सिरमौर जहां संभावनाएं तो बहुत है लेकिन विकास आज भी सवालों में है। जहां आए दिन बुरी सड़कों की हालत के कारण दुर्घटनाएं घटती रहती है। 5 विधायक उनमें से एक कैबिनेट मिनिस्टर, फिर भी सिरमौर कहां पीछे रह गया। ये सिरमौर की पड़ताल है और हम इस पड़ताल में यही जानेंगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उस जिले की जिसने हर बार वोट दिया, हर बार उम्मीद रखी और हर बार इंतजार किया। उस जिले का नाम है सिरमौर। हिमाचल के दक्षिण में स्थित सिरमौर शिवालिक की गोद में बसा है। प्रकृति ने इसे सब कुछ दिया, पर राजनीति ने क्या दिया? यही सवाल आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजता है। 6 लाख के करीब आबादी और 78% साक्षरता वाला यह जिला आज भी हिमाचल के औसत से पीछे है। यहाँ की 90% जनता गांवों में रहती है। सोचिए, हर 10 में से 9 लोगों के पास न अच्छी सड़क है न अस्पताल। फिर भी शिलाई जैसे क्षेत्रों में 82% मतदान होता है, उम्मीद के साथ, जोश के साथ। पर क्या वोट के बाद इनकी सुनवाई होती है? क्या इनके वोट की कीमत चुकाई जाती है? यही सवाल ढूंढने हम निकले हैं। देखते रहिए सिरमौर की पड़ताल। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उस जिले की जिसने हर बार वोट दिया, हर बार उम्मीद रखी और हर बार इंतजार किया। उस जिले का नाम है सिरमौर। यह कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, यह एक पड़ताल है, एक आईना है जो दिखाएगा सच्चाई बिना लाग लपेट के। अध्याय 1, सिरमौर। परिचय। एक उपेक्षित जिले का हिमाचल प्रदेश के नक्शे पर सबसे दक्षिण में बैठा एक जिला है सिरमौर। शिवालिक की गोद में बसा, यमुना और गिरी नदी के किनारे खड़ा। प्रकृति ने इसे सब कुछ दिया, पहाड़, नदियां, जंगल, इतिहास, धर्म, खनिज। पर राजनीति ने इसे क्या दिया? यही सवाल आज भी हवाओं में गूंजता है। सिरमौर की राजधानी है नाहन। इसके अलावा पांवटा साहिब, राजगढ़, शिलाई, पछाद और रेणुका, ये सब उस भूगोल के हिस्से हैं जो इतिहास में समृद्ध है, संसाधनों में भरपूर है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा में डूबा हुआ है। अब जरा फैक्ट्स देखते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सिरमौर की जनसंख्या थी 5,29,855। अब यह अनुमानतः 6 लाख से ऊपर है। जिले का क्षेत्रफल है 2,825 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 78.80%, जो हिमाचल प्रदेश के औसत से पीछे है। महिला साक्षरता मात्र 71.36%। लिंगानुपात है 918, यानी प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 918 महिलाएं। जिले में हैं 259 ग्राम पंचायतें, 8 विकास खंड और 9 तहसीलें। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इस जिले की 90% से अधिक जनता गांवों में रहती है। सोचिए, हर 10 में से 9 लोग वो हैं जिनके पास न अच्छी सड़क है, न नजदीकी अस्पताल, न रोजगार के पर्याप्त अवसर। और फिर भी हर 5 साल में एक बार ये लोग वोट देने जाते हैं, जोश के साथ, उम्मीद के साथ। शिलाई में 82% मतदान हुआ, पछाद, नाहन और रेणुका में 78%, पांवटा साहिब में 75%। देश में मतदान प्रतिशत की वाहवाही होती है, पर क्या वोट के बाद भी इन लोगों की सुनवाई होती है? क्या इनके वोट की कीमत चुकाई जाती है? यही सवाल है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम निकले हैं। अध्याय 2, 5 विधायक 5 चेहरे, एक सवाल। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिरमौर की 5 सीटों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने तो। नाम और चेहरे बदले, पर जमीन पर असर। पहली सीट नाहन, सीट नंबर 56। यहां से विधायक हैं अजय सोलंकी, कांग्रेस से। नाहन जिला मुख्यालय है, यहां से सबसे ज्यादा आवाज उठनी चाहिए। नाहन शहर को आज भी एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी चाहिए, उद्योगों का विस्तार चाहिए। दूसरी सीट पांवटा साहिब, सीट नंबर 58। विधायक हैं सुखराम चौधरी, बीजेपी से। पांवटा साहिब यमुना किनारे बसा उद्योग क्षेत्र है। यहां काला अंब और गोंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। क्षमता है, पर पूरी तरह विकसित नहीं। हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा पर होने का फायदा अभी तक नहीं उठाया गया। तीसरी सीट शिलाई,
सीट नंबर 54। विधायक हैं हर्षवर्धन चौहान कांग्रेस से, और यह महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन चौहान राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शिलाई सिरमौर का सबसे दुर्गम और सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहां की जनता ने 82% मतदान किया, पर सड़कें अभी भी कच्ची हैं, मोबाइल नेटवर्क नदारद है, कनेक्टिविटी लगभग शून्य है। कैबिनेट मिनिस्टर का पद एक बड़ा अवसर है सिरमौर के लिए, पर सवाल यह है कि इस मंत्री पद का फायदा शिलाई और पूरे सिरमौर को कितना मिला। चौथी सीट पछाद, सीट नंबर 55। यह एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और वंचित समुदाय को विशेष ध्यान चाहिए। रोजगार और शिक्षा इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है। पांचवीं सीट श्री रेणुका जी, सीट नंबर 57। यह भी एससी के लिए आरक्षित सीट है। विधायक हैं विनय कुमार कांग्रेस से। रेणुका झील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। साल 2005 से यह रामसर साइट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड। फिर भी पर्यटन विकास अधूरा है। रेणुका तक सड़क खराब है, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नगण्य है। अब एक जरूरी बात, हाँ, एक सकारात्मक पहलू यह है कि शिलाई से हर्षवर्धन चौहान राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यह सिरमौर के लिए एक बड़ा अवसर है। कैबिनेट मिनिस्टर होने का मतलब है शिमला में आवाज है, बजट में दावेदारी है, योजनाओं में प्राथमिकता मांगने का हक है। पर कैबिनेट मिनिस्टर होना काफी नहीं। असली सवाल यह है कि क्या यह शक्ति सिरमौर के विकास के लिए इस्तेमाल हो रही है? क्या बाकी 4 विधायक भी मिलकर एकजुट होकर सिरमौर के लिए लड़ते हैं, या सब अपनी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं? जरा सोचिए, एक तरफ महिला साक्षरता दर राज्य के औसत से भी कम, और दूसरी तरफ उसी जिले के आईआईएम से 64 लाख का सालाना पैकेज। ये है सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां जबरदस्त क्षमताएं और उतनी ही गहरी चुनौतियां दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। आज हम दशकों से चली आ रही इसी नजरअंदाजी की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक बात है जो सिरमौर की हालत को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है, सोना पड़ा है पर उठाने वाला कोई नहीं। मतलब एक ऐसी जगह जो कुदरती और सांस्कृतिक तौर पर बेहद अमीर है, लेकिन उस दौलत को संवारने और इस्तेमाल करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो कहीं खो गई है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सिरमौर की कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उपेक्षा की इस पूरी विरासत की, फिर इसके 6 बड़े लक्षणों को समझेंगे, जानेंगे कि इसकी जड़ में राजनीतिक उपेक्षा कैसे है, और आखिर में सवाल पूछेंगे कि क्या भविष्य बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपेक्षा की इस विरासत की। देखिए, सिरमौर की जो समस्याएं हैं वो कोई नई नहीं है। ये दशकों पुराने संघर्षों की एक लंबी कहानी है, और ये सिर्फ कोई किताबी बातें या रिपोर्ट के आंकड़े नहीं हैं। ये वो 6 ठोस चुनौतियां हैं जिनका सामना सिरमौर का हर इंसान लगभग हर दिन करता है, और यही वो चीजें हैं जो जिले की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। तो आखिर वो 6 लक्षण हैं क्या जो सिरमौर को लगातार पीछे खींच रहे हैं? चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। और लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सड़कों का। किसी भी पहाड़ी इलाके के लिए सड़कें उसकी लाइफलाइन होती हैं, उसकी जीवन रेखा। लेकिन सिरमौर में ये जीवन रेखा ही कई जगह से टूटी हुई है। आप समस्या की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ट्रिप एडवाइजर जैसे प्लेटफॉर्म पर पौंटा साहिब रेणुका जी सड़क को बहुत खराब रेटिंग मिलती है। शिलाई जैसे इलाकों में तो मॉनसून का मतलब होता है सैकड़ों गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाना। अब सोचिए, ऐसे में किसी बीमार को अस्पताल ले जाना हो या किसी किसान को अपनी फसल मंडी तक पहुंचानी हो, हर छोटा बड़ा काम एक जंग बन जाता है। सड़कें विकास का रास्ता खोलती हैं, पर यहां तो यही रास्ता बंद पड़ा है। अब सड़कों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे लक्षण पर, और वो है स्वास्थ्य। सिरमौर में अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलना एक बेसिक जरूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी जैसा है जो हर किसी के नसीब में नहीं है। यहां असली दिक्कत पहुंच की है। दूर के गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसके पास नाहन या देहरादून तक 3-4 घंटे का मुश्किल सफर तय करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि करीब 6 लाख की आबादी वाले इस जिले में आज तक एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? जब मंडी, हमीरपुर और चंबा जैसे जिलों में एम्स और मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं तो सिरमौर ही क्यों पीछे छूट गया? तीसरी दिक्कत है शिक्षा की, और यहां एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर दिखती है। एक तरफ तो देश का एक टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो दूसरी तरफ बुनियादी शिक्षा का हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। ये जो नंबर है 71.36%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है,
ये दिखाता है कि सिरमौर में महिलाओं की साक्षरता दर पूरे राज्य के औसत से भी कम है और इसका सीधा असर न सिर्फ आज के परिवारों पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। और फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आईआईएम सिरमौर से 64 लाख रुपए से भी ज्यादा का पैकेज। यह अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा वहां के स्थानीय युवाओं को कितना मिल पा रहा है। और यहीं से सिरमौर की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक पैदा होती है। आईआईएम जैसा टॉप इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन अच्छे स्थानीय कॉलेजों की कमी है। इस वजह से यहाँ के होनहार बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और फिर बेहतर मौकों की तलाश में वहीं बस जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते। इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जाहिर है, शिक्षा की ये कमी सीधे सीधे चौथी बड़ी समस्या से जुड़ जाती है, और वो है रोजगार। जब युवा पढ़ने के लिए ही बाहर चले जाएंगे तो फिर वो काम करने के लिए वापस क्यों और कहाँ आएंगे? यहाँ दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ काला आम जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो अपनी पूरी क्षमता से विकसित नहीं हो पाए हैं, और दूसरी तरफ कृषि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे जरूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा। राजगढ़ को हिमाचल का आड़ू का कटोरा कहते हैं, लेकिन सोचिए, बिना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज के किसान को अपनी मेहनत का पूरा दाम कैसे मिलेगा? अब बात करते हैं पांचवें लक्षण की, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो है पर्यटन। सिरमौर के पास टूरिज्म का एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस खजाने पर ताला लगा हुआ है। आप बस एक नजर डालिए, रेणुका झील, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला हुआ है, चूड़धार चोटी जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए जन्नत है, पाउंटा साहिब गुरुद्वारा एक बड़ा तीर्थ स्थल, और शुकेटी फॉसिल पार्क जहां 8.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सिरमौर शिमला या मनाली की तरह टूरिस्ट मैप पर क्यों नहीं चमक पाया? जवाब वही पुराना है, न अच्छी सड़कें, न रहने के लिए अच्छे होटल, और न ही कोई खास प्रचार। और जो छठा और आखिरी लक्षण है वो ये दिखाता है कि ये उपेक्षा सिर्फ सड़कों और बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये शासन की जड़ों तक यानी पंचायती राज के स्तर तक पहुंच चुकी है। जब जमीनी स्तर के प्रशासन में 259 चुने हुए प्रतिनिधियों में से 31 को गड़बड़ी के चलते सस्पेंड करना पड़ जाए, तो ये दिखाता है कि जवाबदेही की कमी कितनी गहरी है। हाँ, कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए हैं, जैसे पंचायत इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, लेकिन ये पहल भी काफी देर से हुई और शायद नाकाफी है। तो इन 6 लक्षणों को देखने के बाद अब हम उस असली वजह पर आते हैं जिसकी तरफ ये विश्लेषण इशारा करता है, और वो है राजनीतिक उपेक्षा। सवाल यह है कि जब दूसरे जिले तरक्की कर रहे थे तो सिरमौर को लगातार नजरअंदाज क्यों किया गया? और अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। ये एक सीधी तुलना है। मंडी को फायदा मिला क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो जिले को एम्स और हाईवे जैसे प्रोजेक्ट मिले। हमीरपुर को फायदा मिला क्योंकि वहां से एक मजबूत केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहां एनआईटी और मेडिकल कॉलेज आए। और सिरमौर, यहां से कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद जिले के खाते में कोई भी बड़ा राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट नहीं आया। ये तुलना साफ दिखाती है कि असली कमी मजबूत और एकजुट राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रही है। तो सवाल उठता है कि क्या सिरमौर का भविष्य भी ऐसा ही धुंधला रहेगा, या फिर बदलाव की कोई उम्मीद बाकी है? चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, समाधान सुनने में आसान है पर करने में उतना ही मुश्किल। जिले के सभी राजनीतिक नेताओं को अपनी अपनी पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर सिरमौर के लिए एक आवाज में बात करनी होगी। जब तक सिरमौर की मांग एकजुट होकर शिमला और दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक नहीं देगी, तब तक शायद ही कुछ बदलेगा। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सिरमौर के पास सब कुछ है, कुदरती संसाधन भी, प्रतिभाशाली लोग भी और आगे बढ़ने की क्षमता भी, लेकिन दशकों की नजरअंदाजी ने उसे बहुत पीछे धकेल दिया है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिलसिला आखिर कब थमेगा और इसे थामने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नमस्कार, आज बात करते हैं सिरमौर की, इसके भविष्य की। इस जिले में असल में कितनी क्षमता है, इसके सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं, और सबसे जरूरी, यहां से आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या हो सकता है। चलिए आज इसी का पूरा खाका समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने वादे से, एक नेताजी की डायरी से। बेशक डायरी काल्पनिक है, पर वादा एकदम असली लगता है। मेरी जीत हुई तो सिरमौर की किस्मत बदल जाएगी। वाह, हर चुनाव में यही गूंजता है ना? पर सवाल वही का वही है, क्या किस्मत बदली?
हाँ, ये डायरी भले ही किसी की लिखी हुई ना हो, पर ये सिरमौर की सियासत के उस कड़वे सच को सामने रख देती है जो एक ऐसे चक्र की तरह है जो बस घूमता ही रहता है बार बार। और देखिए, ये चक्र चलता कैसे है। चुनाव से पहले वादों की झड़ी, स्मार्ट सिटी बनेगी, 5 स्टार होटल खुलेंगे, हर किसी को नौकरी मिलेगी। फिर जीत हो गई, अब विधायक जी शिमला में बिजी हैं और जनता के लिए मिलना भी मुश्किल। 3 साल गुजरते हैं, फेसबुक पर एक फोटो डालने के लिए किसी छोटी मोटी चीज का उद्घाटन हो जाता है, और फिर जब अगला चुनाव सिर पर आता है तो सारी नाकामियों का ठीकरा हालातों पर फोड़ दिया जाता है और कहा जाता है बस एक मौका और। तो आखिर ये सब होता क्यों है? क्या है असली जड़? देखिए, होता यह है कि जैसे ही कोई जीतता है उसकी प्राथमिकता बदल जाती है, जिला पीछे छूट जाता है और पद, कुर्सी वो आगे आ जाती है। फिर शिमला की पॉलिटिक्स, पार्टी का दबाव, अपनी गुटबाजी, इन सब के बीच वो वादे हवा हो जाते हैं जो कभी सिरमौर की जनता से किए गए थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ निराश करने वाले वादों की नहीं है। ये कहानी है सिरमौर की उस जबरदस्त ताकत की जिसे आज तक अनदेखा किया गया है। यहां क्या खूब कहा गया है, सिरमौर पिछड़ा नहीं है, इसे पीछे रखा गया है। तो अब जरा देखते हैं कि इस जिले की असली ताकत है क्या। असल में सिरमौर का विकास 6 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा हो सकता है। वो हैं यहाँ की खेती, पानी की ताकत यानी हाइड्रो पावर, टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म, इंडस्ट्री और इसकी वर्ल्ड हेरिटेज। आइए एक एक करके इनको थोड़ा करीब से जानते हैं। तो पहली ताकत है यहाँ की मिट्टी। राजगढ़ को हिमाचल का पीच बाउल यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के आड़ू, आलू, अदरक की तो बात ही कुछ और है। बस जरूरत किस चीज की है? एक बढ़िया कोल्ड स्टोरेज चेन की और कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स की। ये वो चीजें हैं जो किसानों की मेहनत को सीधे सीधे मुनाफे में बदल सकती हैं। दूसरी ताकत है पानी। गिरी, बाटा, टोन्स ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये अपने साथ बिजली बनाने की जबरदस्त क्षमता लेकर बह रही हैं। सोचिए, इन पर अगर छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग जाएं तो न सिर्फ बिजली की कमी पूरी होगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तीसरी ताकत वो है यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती। चाहे वो चूड़धार का दिलकश ट्रैक हो या रेणुका झील का सुकून भरा माहौल, अगर थोड़ा सही से पैसा लगाया जाए ना, तो ये जगह एक इंटरनेशनल लेवल का इको टूरिज्म सर्किट बन सकती हैं। फिर देखिए कैसे दुनिया भर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। चौथी ताकत है आस्था। गुरुद्वारा पांवटा साहिब लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र। जरा एक पल को सोचकर देखिए, अगर इसे अमृतसर की तरह विकसित कर दिया जाए तो ये इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलकर रख सकता है, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। पांचवी ताकत है इसकी लोकेशन, जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक है। देखिए, काला अम्ब और पांवटा साहिब हरियाणा और उत्तराखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। मतलब एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इससे बेहतर जगह क्या होगी। यहाँ छोटे और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बहुत बड़ी संभावना है। और अब आती है छठी और शायद सबसे हैरान करने वाली ताकत। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85 करोड़। जी हां, 85 करोड़ साल पुराने जीवाश्म शुकेती फॉसिल पार्क में दबे हैं। ये सिर्फ कोई पार्क नहीं है, ये तो धरती के इतिहास की जीती जागती किताब है। जरा सोचिए, इसमें कितनी जबरदस्त क्षमता है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाए। तो इतनी सारी क्षमताओं को असलियत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है एक साफ सुथरे रोड मैप में। चलिए अब उन 10 ठोस मांगों को देखते हैं जो किसी भी नेता के लिए सिरमौर के विकास का एजेंडा होना ही चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक चीजें। नाहन में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, पांवटा साहिब से रेणुका जी तक एक 4 लेन हाईवे, रेणुका झील टूरिज्म सर्किट के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज, और राजगढ़ के बागवानों के लिए एक मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन। इसके बाद आते हैं आर्थिक और डिजिटल मांगे। शिलाई और पच्छाद जैसे दूरदराज के इलाकों में अच्छी मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, पांवटा साहिब के इंडस्ट्रियल एरिया को और बड़ा करना और उसे SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा देना, और चूड़धार को देश के एडवेंचर टूरिज्म मैप पर लाना। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, भविष्य की नींव, यानी जो भी कैबिनेट मंत्री बने वो सिरमौर के लिए एक स्पेशल बजट लेकर आएं। युवाओं का पलायन रोकने के लिए हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज और एक ITI खोला जाए, और शुकेती फॉसिल पार्क को यूनेस्को का दर्जा दिलाने के लिए सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल प्रपोजल भेजा जाए।
लेकिन ये सारी मांगें तो बस कागज पर ही रह जाएंगी अगर इनको मांगने वाली आवाज में दम ना हो। अब गेंद नेताओं के पाले से निकलकर जनता के पाले में आती है, क्योंकि जवाबदेही का रास्ता जनता की आवाज से होकर ही गुजरता है। तो सवाल उठता है कि एक आम इंसान क्या करे? अच्छा, यहां 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, सवाल पूछना शुरू कीजिए। आरटीआई जैसा हथियार है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए। हैशटैग सिरमौर डिमांड्स प्रोग्रेस के साथ अपनी बात रखिए। तीसरा, अकेले नहीं, मिलकर आवाज उठाएं। युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के अपने अपने ग्रुप्स बनाएं। चौथा, और सबसे जरूरी, अपना वोट सोच समझ कर दें, जाति पर नहीं, काम पर। और पांचवा, जो लोकल मीडिया आपकी आवाज को आगे बढ़ा रहा है, उसका साथ दीजिए। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। जो लोग चुपचाप सब सहते रहते हैं, उनकी तकदीर तो कोई और ही लिखता है। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। सिरमौर की मिट्टी में सोना है, यहाँ के लोगों में हिम्मत है और इसके भविष्य में अनगिनत संभावनाएं हैं। बस जरूरत है उस एक बुलंद आवाज की, जो इन संभावनाओं को हकीकत में बदल सके। ये पूरी पड़ताल मनोज शर्मा कन्याल के विश्लेषण पर आधारित है। पूछता है सिरमौर, विकास चाहता है सिरमौर, विकास विश्वास खुशहाल जीवन चाहता है सिरमौर, सिरमौर, सिरमौर मेरा प्यार सिरमौर।